वेलकम टू बी टेक्निकल। मेरा नाम है भावेश और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉडल 2। सो बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज means this practice of this objective question, I would recommend you कि I have already uploaded one more lecture, that is model 1 on my channel. So you can go to my channel and watch this model 1 question paper that was already uploaded earlier. तो उसी कड़ी में ये दूसरी मॉडल 2 लेके आया हूँ and if you see this, there are total 30 questions in this model, and if you go through all these 30 questions, that will definitely help you in preparing IES, GATE, State Engineering Services, AE, and SSC, JEE, etc. examination. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक अभी बीपीएससी की वैकेंसी आई थी, बीपीएससी एई की, तो उस समय मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इनके 6 या 7 लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप एक बार उनको ज़रूर देखें। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन इफ़ यू गोइंग टू सिट इन मेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीपीएससी। सो बिफोर सिटिंग यू आई वुड अगेन रिकमेंड यू कि प्लीज़ watch that geotechnical engineering practice, in which I have covered a gist of all geotechnical engineering. ओके जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक जिस्ट के रूप में मैंने 5 से 6 लेक्चर में, या 6 से 7 लेक्चर होगा उसमें कवर किया है, तो आप उसको ज़रूर एक बार देखें। ठीक है, तो ये एक अपडेट था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is provided on horizontal source when one building is higher than the other? सोरिंग कब प्रोवाइड करता है? सोर्स क्या होता है कि जब आप किसी बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं, उसको, उसकी स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मतलब आपको बिल्डिंग बनानी नहीं है, उसके कुछ पार्ट डैमेज हो गए हैं और आप उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, तो एट दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन वी यूज दिस सोर क्या होता है? एक लेटरल सपोर्ट होता है, ठीक है, कि बिल्डिंग गिरे ना। सपोज ये बिल्डिंग है और इसको हमें ठीक करनी है, तो हम एक सोरिंग यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। तो एक लेटरल सपोर्ट होता है, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है और हॉरिजेंटल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हॉरिजेंटल सोर, ठीक है, हॉरिजेंटल सोर व्हेन वन बिल्डिंग इज हायर देन द अदर, कि एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग उसके हायर में है, तो दोनों में एक हॉरिजेंटल सोर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उस हॉरिजेंटल सोर को, उसका क्या नाम है? ठीक है। तो अब हम अगर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, देखें ऑप्शन नंबर बी, इसमें है पाइल अंडरपाइनिंग और सी में है पिट अंडरपाइनिंग। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अंडरपाइनिंग वर्ड होता है ये फाउंडेशन रिपेयर में यूज होता है। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का आपको फाउंडेशन रिपेयर करना है, तो उस केस में हम ये अंडरपाइनिंग बोलते हैं, उस टर्म को अंडरपाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पाइल का वो करना है तो हम पाइल के चारों तरफ जो इन्वॉल्व होता है उसके चारों तरफ एक पाइल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, अराउंड द पाइल, उसके चारों तरफ मतलब जो भी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन होता है, एग्जिस्टिंग फाउंडेशन को रिपेयर करना है तो उसके चारों तरफ एक पाइल हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, सो दैट कि जो लोड होगा वो और डीपर और मोर स्टेबल सॉइल की तरफ जाए और उसको नीचे कर सके, तो ये उस केस में यूज करते हैं। दूसरा है पिट अंडरपाइन। पिट होता है कि जब आप पर्टिकुलर फाउंडेशन को आपको रिपेयर करना है, ठीक है, फुटिंग को रिपेयर करना है, ठीक है, तो एक पिट एक्सकैवेट करते हैं, ठीक है, एक्सकैवेशन ऑफ पिट और सेक्शन बीनीथ द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। तो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे एक पिट एक्सकैवेट करते हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फाउंडेशन, और न्यू फाउंडेशन हम बनाते हैं, तो उस केस में यूज करते हैं। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है, तो आप ये दोनों को भूल जाइए, पाइल अंडरपाइनिंग और पिट अंडरपाइनिंग। अब यहाँ पे 2 बच गए, एक है फ्लाइंग सोर, एक है रैकिंग सोर। तो फ्लाइंग सोर हमेशा हॉरिजेंटल के लिए यूज होता है,
हॉरिजॉन्टल में हमेशा फ्लाइंग शोर यूज होता है, और रैकिंग जो होता है वो इंक्लाइंड के लिए यूज होता है। ठीक है, रैकिंग क्या होता है? इंक्लाइंड मेंबर, इंक्लाइंड सपोर्ट। तो इंक्लाइंड सपोर्ट क्या होगा आपका? रैकिंग होगा, और फ्लाइंग सपोर्ट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल पूछा है तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सारे शोर क्या होता है? ये टेम्परेरी सपोर्ट होता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, मीन्स आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करा, विच केमिकल इज यूज्ड एज ए सॉइल ट्रीटमेंट इन टर्माइट प्रूफिंग। टर्माइट प्रूफिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो एल्ड्राइड यूज करते हैं, एल्ड्रीन यूज करते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर टर्माइट प्रूफिंग। अगर टर्माइट का अटैक से बचना हो तो एक प्रूफ यूज करते हैं, जिस जो मटेरियल होता है केमिकल, वो क्या होता है? एल्ड्राइन। ठीक है, एल्ड्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन इज 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब एंड इट्स सेफ फैक्टर। यानी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जेड आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴, और सेफ फैक्टर दिया हुआ है 1.2, एंड द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इज 120 किलोन्यूटन। एमपी की वैल्यू भी दी हुई है 120 किलोन्यूटन मीटर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यील्ड मटेरियल? यील्ड मटेरियल की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि सिग्मा वाई इज इक्वल टू एम पी अपॉन जेड, है ना। ये कहाँ से डिराइव हुआ? m/i इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E/r। ठीक है, यहाँ से आप ये रिलेशन डेवलप कर लीजिए। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू एम पी अपॉन जेड, तो यहाँ पे सेफ फैक्टर का यूटिलाइजेशन है ही नहीं, तो एम पी आपको दिया हुआ है 120 किलो न्यूटन में है, तो 10⁻³ न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय जेड पी, एम पी अपॉन जेड पी आपको दिया 5 × 10⁻⁻⁴। तो इसको आप कट कर दो, कितना होगा? 5 दूना 10, 2 5 चौका 20। ठीक है, और ये 4 3 7, तो 1 0 इधर आ गया, 240 × 10⁶ न्यूटन। और ये किस में था? ये मीटर क्यूब में था। तो न्यूटन मीटर मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 मेगा पास्कल। सो 240 मेगा पास्कल हो जाएगा। ये मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी फ्लैक्चर, फ्लैक्चर की बात कर रहा है। तो उसमें जो टेस्ट स्पेसिमेन हम यूज करते हैं वो होता है 150/150/700 mm। ठीक है, सो डी दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या, रप्चर मतलब फ्लैक्चर टेस्ट। ठीक है, फ्लैक्चर टेस्ट में आप पढ़े होंगे कि इसमें 3 पॉइंट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, क्या आता है इसमें? फ्लैक्चर टेस्ट। तो 3 पॉइंट बेंडिंग, 3 पॉइंट बेंडिंग यानी ये कोई बीम है। ठीक है, तो इसको आप एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 पॉइंट बेंडिंग मतलब एग्जैक्ट मिड पे करेंगे तब तो यहीं पे आ जाएगा, बट वो एक्यूरेट नहीं होता है। सेंटर पॉइंट लोड, सेंटर पे भी आप लगा सकते हो, यहाँ से भी बेंड होके वो डिफ्लेक्ट होगा, टेस्ट कर सकते हो, तो वो एग्जैक्ट नहीं देता है। जब आप 3 पॉइंट करते हैं तो वो मिडल थर्ड आता है। ठीक है, तो बीम फेल, इसमें क्या आ जाएगा? बीम फेल्स एट मिडल 1/3 पोर्शन, बीम फेल्स एट मिडल 3rd पोर्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्टेज देखने को मिलेगा। ओके, सो डी इसके लिए जो हम वो यूज करते हैं मशीन, उसको क्या बोलते हैं? यूटीएम। यूटीएम भी यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम में हम टेस्ट करते हैं। तो ये साइज कब यूज करते हैं? जब एग्रीगेट का साइज जो है वो 20 mm से ज़्यादा हो रहा हो। सो दिस साइज विल बी रिकमेंडेड व्हेन साइज ऑफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 20, और अगर 20 से कम हो मीन्स इफ साइज ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन और
या ऐसे लिखें नॉट ग्रेटर देन 20, नॉट ग्रेटर देन 20 mm, 20 या 20 mm से कम हो तो उस केस में जो साइज होता है वो होता है 100/100/500 mm। तो ये साइज कब यूज करेंगे? जब एग्रीगेट की साइज जो है मैक्सिमम साइज होगा 20 mm, और मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का अगर 20 mm से ज़्यादा होगा तो यूनिवर्सल जो आपका ये है साइज होगा 150/150/700 mm। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा द डिज़ाइन विंड स्पीड इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट फ्रॉम मीन ग्राउंड लेवल। ये आपको IS 815 पार्ट 3, IS 815 पार्ट 3 में जो विंड का IS कोड है उसमें मिल जाएगा कि अप टू 10 मीटर हाइट तक जो है वो कांस्टेंट रहता है मीन ग्राउंड लेवल से। ठीक है, तो A4 आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन ग्रिप लेंथ इज डिफाइंड। ग्रिप लेंथ जो होता है वो मैक्सिमम स्कोर लेवल तक होता है। ठीक है, अगर आप वेल फाउंडेशन देखे होंगे तो इसके जो नीचे होता है ना, नीचे जहाँ स्कोर करके ले जाते हैं तो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ तक हम जाते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे लेंथ बिटवीन द बॉटम ऑफ द वॉल कैप टू द कटिंग एज, ये नहीं होगा। लेंथ बिलो द टॉप ऑफ द वेल कैप टू द कटिंग एज, ये भी नहीं होगा। डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल बिलो द मिनिमम स्कोर, मिनिमम तो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। तो डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल, बॉटम वेल के बॉटम का डेप्थ बिलो द मैक्सिमम स्कोर लेवल, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 द शियर लैग इफेक्ट इन ए बीम फ्लैंज आर डिसरिगार्डेड। कब डिसरिगार्ड होता है? व्हेन द आउटस्टैंड ऑफ द बीम फ्लैंज इज लेस देन और इक्वल टू। शियर लैग इफेक्ट इन ए बीम फ्लैंज, ठीक है, बीम फ्लैंज में शियर लैग इफेक्ट को डिसरिगार्ड किया जाता है कब? जब L0/20 मतलब बीम फ्लैंज इज लेस देन, जब बीम का फ्लैंज जो होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू L0/20, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा L0/20। तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ नोट्स। ये कहाँ से आया? आपको IS 800 2007 जो स्टील का कोड है, IS 800 2007, ये आपका स्टील का कोड है। ठीक है, इसमें जब आप क्लॉज नंबर 8.2.1.5 इसमें जाएंगे, इस क्लॉज में, तो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, किसके लिए? आउटस्टैंड मटेरियल, ये किसके लिए पूछ रहा है? आउटस्टैंड के लिए। फॉर आउटस्टैंड सपोर्ट along one edge, तो B0 यानी बीम फ्लैंज, आउटस्टैंड ऑफ द बीम फ्लैंज। B0 जो है वो क्या है? विड्थ ऑफ द फ्लैंज है। B0 इज लेस देन इक्वल टू L0/20, कैपिटल में लिखता हूँ L0/20। तो यहाँ पे L0 आपका क्या है? पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, यानी लेंथ बिटवीन points of zero moment, and B0 is equal to width of flange, width of the flange। तो ये होता है फॉर आउटस्टैंड सपोर्ट along वन एज। एक और पॉइंट होता है इसी में, दूसरा पॉइंट फॉर इंटरनल एलिमेंट्स, फॉर इंटरनल एलिमेंट्स। इंटरनल एलिमेंट्स में BI बोल रहा हूँ मैं इसको, L0/10। तो L0/10 ये जो है ये कब होता है? इंटरनल एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो L0/10 फॉर इंटरनल एलिमेंट के लिए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A4 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड इज टेकन इनटू, देखो क्या कह रहा है? विंड और अर्थक्वेक लोड इज टेकन इनटू अकाउंट। जब दोनों को कंसीडर करेंगे, द परमिसिबल स्ट्रेस एज स्पेसिफाइड इन रिवेट में बी इंक्रीज बाय। ये भी आपको IS 800 2007 स्टील का कोड है, उसके क्लॉज नंबर
11 में मिल जाएगा आपको, 11 में 1.4 ऐसे कुछ है, ठीक है। उसमें आपको ये मिल जाएगा कि जब हम, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये क्या कह रहा है कि रिवेट में परमिसिबल स्ट्रेस एज स्पेसिफाइड इन रिवेट में इंक्रीज बाय रिवेट और बोल्ट। तो जब हम अर्थक्वेक, रिवेट और बोल्ट के केस में कह रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यही रहने दो। इस केस में, रिवेट और बोल्ट के केस में, अगर हम अर्थक्वेक ऑब्लिक विंड लोड, ठीक है, ये दोनों लेटरल हैं, ये हम कंसीडर करते हैं। जब ये दोनों कंसीडर करते हैं तो रिवेट में कितना परसेंट, 25% इंक्रीज हो जाता है। और एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मतलब जब मेंबर का डिजाइन करते हैं तो इसको लिखेंगे स्ट्रक्चरल स्टील। जब मेंबर डिजाइन करेंगे, स्ट्रक्चर स्टील की बात करेंगे और हम अर्थक्वेक या विंड लोड कंसीडर करेंगे, तो उस केस में जो होगा ये, इस केस में 25, इसमें 33.5%, 33.33, तो 33 इंटू 1/3 जो होगा, इतना परसेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन मेथड इन लेबोरेटरी। देखो लेबोरेटरी में जो हम सेडिमेंटेशन मेथड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन, वो आपका पिपेट भी है, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों यूज करते हैं, ठीक है, पिपेट और हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, तो जो पिपेट मेथड है इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। स्टोक्स लॉ जो है वो पिपेट मेथड में आता है। ये स्टोक्स, बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, पिपेट मेथड इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है पिपेट मेथड, ठीक है। और हाइड्रोमीटर मेथड जो होता है उसमें क्या करते हैं कि जो ये डेंसिटी को मेज़र करता है, मतलब सस्पेंशन का, ऐसे लिखिए आप, मेज़र द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन। एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। और ये जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है ये आपका इन सितु डेंसिटी ऑफ सॉइल उसको मेजर करता है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या मेजर करता है, इन सितु डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो ये तो होगा नहीं, तो सेडिमेंटेशन मेथड में आपका पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर दोनों आ जाता है, तो इसको हम बोल देंगे सेडिमेंटर एनालिसिस मेथड। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेडिमेंटेशन एनालिसिस मेथड। इसी के दोनों मेथड हैं, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर। तो ये जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म, ठीक है। सो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। For determine the ultimate bearing capacity of soil, the recommended size of square bearing plate to be used in load plate test, मतलब प्लेट लोड टेस्ट, लोड प्लेट टेस्ट लिख दिया, प्लेट लोड टेस्ट 30 to 25, मतलब 30 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर के प्लेट का साइज हम यूज करते हैं, ठीक है, और वो स्क्वायर होता है। इसमें पूछ रहा है कि मिनिमम थिकनेस क्या होता है, तो मिनिमम थिकनेस इसका जो रिकमेंड किया गया है वो है 25 mm, ठीक है, 25 mm इसका मिनिमम थिकनेस होता है। डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। द वेट ऑफ पिक्नोमीटर कंटेनिंग 400 ग्राम। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन दिस क्वेश्चन में मैं ये कहूँगा कि मैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का एक पूरा जिस्ट 6 से 7 लेक्चर में यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और उसको जियोटेक्निकल के जितने भी हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये विदिन, अगर सारे
जोड़ के देखेंगे तो आपको 2 घंटे का भी नहीं होगा, उसमें आपका पूरा जियोटेक का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी में से ये फार्मूला यूज करूँगा मैं, वहीं से लेके आप इसको देखिए। तो चलिए देखते हैं। द वेट ऑफ पिक्रोमीटर कंटेनिंग 400 ग्राम सेंड, मतलब वेट ऑफ सेंड कितना दिया हुआ आपको, 400 ग्राम। मैं आपको यहाँ पे इसका कैलकुलेशन वो कर दिया हूँ थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, नहीं तो लेंदी हो जाता। तो वेट ऑफ सेंड आपको 400 ग्राम दिया हुआ है। वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस सेंड प्लस वाटर ये दिया हुआ है 2150 मीटर। ओके, सो अगर आप देखें वेट ये यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर फुल टू द टॉप इज 2150 ग्राम, सैंड एंड वाटर फुल। द वेट ऑफ पिक्रोमीटर कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ सैंड, 400 ग्राम सैंड है, एंड वाटर फुल एट द टॉप इज 2150। तो दोनों मिला के 2150 दिया हुआ है। तो पिक्रोमीटर का वेट हो गया, सैंड का वेट हो गया, वाटर, सब मिला के 2150 ग्राम वेट दिया हुआ है। फिर एक दिया हुआ है द वेट ऑफ पिक्रोमीटर फुल एंड क्लीन वाटर इज 1950 ग्राम। तो वेट ऑफ पिक्रोमीटर और वाटर दोनों मिला के 1950 ग्राम दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 2.5। तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 बाई G माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ पे W1 जो है वो वेट ऑफ पिक्रोमीटर है, W2 वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस सॉइल, W3 वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, एंड W4 इज द वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस वेट ऑफ वाटर। तो अगर मैं W2 माइनस W1 निकालूं तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ W2 माइनस W1, तो ये क्या हो जाएगा, W2 हमारा क्या है, W2 है वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस सॉइल, तो वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस सॉइल, और W1 हमारा क्या है, वेट ऑफ पिक्रोमीटर, तो माइनस वेट ऑफ पिक्रोमीटर, तो वेट ऑफ पिक्रोमीटर और वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। तो W2 माइनस W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉइल, तो वेट ऑफ द सॉइल कितना है 400 ग्राम, तो W2 माइनस W1 हमारा क्या हो जाएगा 400 ग्राम। अब आते हैं W3 हमारा क्या, वेट ऑफ पिक्रोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, यानी सॉइल का वेट, वाटर का वेट और पिक्रोमीटर वेट, ये तीनों मिला के हमको दिया हुआ है 2150, तो हम लिख दिए 2150। वेट ऑफ वाटर पिक्रोमीटर प्लस वाटर, तो पिक्रोमीटर का वेट प्लस वाटर का वेट मिला के 1950, तो ये हमने लिख लिया 1950। ओके, अब हम आते हैं फार्मूला पे। तो हमारा फार्मूला है W इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4। तो W2 माइनस W1 हमारा क्या आएगा 400 डिवाइड बाय W3 माइनस W4, ये हमारा W3 आ गया था 2150 और W4 आया था 1950, तो ये हमने यहाँ कर दिया इनटू G हमारा है 2.5 माइनस 1, यानी ऊपर में 1.5 नीचे में 2.5 इंटू माइनस 1 है और ब्रैकेट क्लोज इनटू 100, परसेंटेज में निकालना है, तो हम वाटर कंटेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फार्मूला में पुट कर दिए, तो 2150 को 1950 में से माइनस करेंगे आप तो विल गेट 200। ओके, सो 400 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1.5 बाई 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 3/5, 5 3 15 और 5 25, तो 3/5, ये इसको काट दो 2 और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर दो -1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6/5 माइनस 1 इंटू 100, दैट इज 6 माइनस 5 यानी 1/5, यानी 100 डिवाइड बाय 5 यानी 20 पंचे 100, तो ये कितना हो गया 20%। तो 20% आपका किस में है 20% ऑप्शन डी में, सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 20% इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर्स ओनली इन प्री टेंशन एंड नॉट इन पोस्ट टेंशन। तो जब आप प्री स्ट्रेस अगर आप पढ़े होंगे तो प्री स्ट्रेस में जो लॉसेस होता है वो प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन, ठीक है। प्री टेंशन में क्या क्या लॉस होते हैं,
प्री टेंशन में होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग, और होता है क्रीप ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ स्टील दैट इज रिलैक्सेशन कह सकते हो, श्रिंकेज, क्रीप ऑफ स्टील यानी रिलैक्सेशन, ये तीन, ये चौथा रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। और जो पोस्ट टेंशन कंक्रीट का होता है लॉसेस, वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको, उसमें टाइम लग रहा था। सो पोस्ट टेंशन में टोटल 6 लॉसेस होते हैं, प्री टेंशन में टोटल 4 लॉसेस होते हैं, इसमें 4 और इसमें 6। ठीक है, तो जब आप पोस्ट टेंशन के लॉसेस को देखेंगे तो इसमें भी इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है, इसको मैं 6ठा नंबर पे लिखा हूँ, जैसे इलास्टिक शॉर्टनिंग यहाँ है तो इसमें भी इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है। इसके अलावा श्रिंकेज भी होता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील भी होता है। 2 लॉसेस इसमें एक्स्ट्रा होता है, दैट इज फ्रिक्शन और एंकरेज स्लिप, ये प्री टेंशन में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि वो कौन से लॉसेस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस विच इज इन प्री स्ट्रेस अकर्स इन प्री टेंशन, जो प्री टेंशन में होता है लेकिन पोस्ट टेंशन में नहीं होता है, जबकि आपको पता है पोस्ट टेंशन में सारे होते हैं। तो एक लॉस है इलास्टिक शॉर्टनिंग, इसको अगर आप साइमल्टेनियसली, ठीक है, अगर आप साइमल्टेनियसली टेंशन करेंगे, जो केबल होती है ना पोस्ट टेंशन में, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली मतलब सारे केबल को एक साथ अगर आप खींचेंगे तो इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण जो भी लॉस होगा वो हो जाता है 0, कोई लॉस नहीं होता है। और इसी को अगर आप 1 बाय 1 खींचेंगे, एक को खींचा फिर दूसरे को 1 बाय 1 करके खींचेंगे तो कुछ परसेंटेज लॉस का निकल के आता है। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस जो होगा यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा, वो प्री टेंशन में होता ही है, पोस्ट टेंशन में तब होता है जब 1 बाय 1 करके खींचेंगे, अगर एक साथ खींचेंगे तो पोस्ट टेंशन में यही एक लॉस है जो नहीं होता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए पार्सली सेचुरेटेड सॉइल इज 60%, एस दिया हुआ है 60% आपको, देन द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अगेन विल रिकमेंड यू कि आप जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का लेक्चर अपलोड किए हैं आप वहाँ पे जाइए, आपको ये सारे क्वेश्चन इजी वे में बन जाएंगे अगर आप वो एक बार वो वीडियो को आप देख लें, सारे वीडियोज़ को जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के। तो एयर कंटेंट जो होता है आपका ए सी इज इक्वल टू 100 माइनस एस, या 1 माइनस 0.6 कर सकते हैं, परसेंटेज लेंगे तो 100 माइनस एस, ठीक है। तो 100 माइनस 60%, सो 40% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ द बिल्डिंग हाइट ग्रेटर देन 50 मीटर, ये अगेन आपका एक IS कोड आया था फॉर टॉल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, हायर मतलब मल्टी स्टोरी, फॉर मल्टी स्टोरीड टॉल बिल्डिंग, इसका कोड है 16700, ये कोड है, ये 2023 में आया था, ठीक है, IS कोड 16700, ठीक है। इसमें आपको डिफाइन किया हुआ है कि 50 मीटर से जो कम है उसको टॉल बिल्डिंग नहीं कहेंगे। तो 50 मीटर से लेके 250 मीटर तक के स्ट्रक्चर को वो किस में आएगा, टॉल बिल्डिंग में आएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जाम्पल ऑफ लाइट मोमेंट कनेक्शन, लाइट मोमेंट कनेक्शन की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो लाइट मोमेंट कनेक्शन क्या होता है, लाइट मोमेंट कनेक्शन, इसमें होता है स्मॉल एंड मोमेंट्स, बहुत ही कम होता है एंड मोमेंट्स, और लार्ज शियर, ठीक है, शियर बहुत ज़्यादा होता है और एक स्मॉल अमाउंट में मोमेंट अकर होता है, ठीक है, जनरेट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट, एंड मोमेंट आता है, तो उसको कहते हैं लाइट मोमेंट कनेक्शन। इसमें जो हम यूज करते हैं वो क्लिप एंगल सेक्शन यूज करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ लाइट मोमेंट कनेक्शन इज क्लिप एंगल सेक्शन, ठीक है। क्लिप एंगल सेक्शन अगर मैं बताऊं तो ऐसे देखिए कि पता नहीं 3D में भी यहाँ बनेगा कि नहीं, इस टाइप से मान लीजिए ये कनेक्शन है, तो ऐसे आ गया, ये दूसरा मेंबर है, इसको मैं यहाँ कट कर दिया। अब इसको
इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं एक क्लिप लगा दिया, ठीक है, ऐसे नॉट बोल्ट दे के टाइट कर दिया। तो ये क्लिप एंगल सेक्शन होता है जिसमें आपको यहाँ पे मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट जनरेट होता है और लार्ज शेयर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्लिप एंगल सेक्शन ए फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, पाइल फाउंडेशन आर जनरली प्रिफर्ड फॉर। पाइल फाउंडेशन हमेशा हाई राइज बिल्डिंग के लिए नहीं, स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं हम पाइल फाउंडेशन, ठीक है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आपको पता है सिंपल आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग और राफ्ट, यानी आइसोलेटेड से भी हमारा काम चल जाता है, इससे ज़्यादा हम कंबाइंड फुटिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर 2 फुटिंग साथ में आ रहा हो, या स्ट्रैप फुटिंग भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। और इसके अलावा अगर सॉइल वीक हो और बहुत ही क्लोज हो रहा हो तो हम मैट और राफ्ट फाउंडेशन, मैट या राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं, वो हम यूज करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। रनवे में आपको पता है रिजिड पेमेंट, रिजिड और फ्लेक्सिबल पेवमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, इसका मैंने बता दिया, ये भी नहीं होगा। ब्रिज में आपका वेल फाउंडेशन यूज होता है, बिल में आपका ब्रिज में वेल फाउंडेशन यूज होता है। सो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर क्ले। क्ले पूछा है, क्ले में हमेशा 5 से 20 डिग्री का एंगल होता है, अगर ये शेंड होता तो 20 से ऊपर जाता। तो क्ले में हमेशा स्मॉल एंगल होता है, प्योर क्ले में 5 डिग्री टू 20 डिग्री का आपको शेयर एंगल देखने को मिलेगा। बी फॉर बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए फेल्योर वेज डेवलप इफ ए रिटेनिंग वॉल। मान लीजिए ये कोई रिटेनिंग वॉल है, ऐसे मान लीजिए हम बैकफिल ले लिए, यहाँ पूरा बैकफिल भरा हुआ है, ठीक है। द फेल्योर वेज डेवलप्स इफ रिटेनिंग वॉल। फेल्योर वेज कब डेवलप होगा? जब रिटेनिंग वॉल मूव अवे फ्रॉम बैकफिल, जब ये बैकफिल से अवे जाएगा। तो ये आपका बैकफिल है, इससे अवे जाएगा तो जनरेट होगा। ये आपका रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। तो इधर आएगा तो यहाँ पे एक वेज फेल्योर होगा, ठीक है। और वो वेज का जो डायरेक्शन होगा वो आपका होगा, सॉरी, इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब इधर की तरफ आएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेज मूव करेगा। और जब पैसिव का केस होगा, ये कौन सा केस हुआ? एक्टिव। अवे है तो एक्टिव, अवे है तो एक्टिव, और टुवार्ड्स होगा तो टुवार्ड्स होगा तो पैसिव। उस केस में जो बैकफिल होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि द लेंथ टू डायमीटर रेशियो ऑफ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन यूज्ड इन ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट की बात कर रहा है, ट्राइएक्सियल टेस्ट। सबसे पहले जानिए ट्राइएक्सियल टेस्ट क्या होता है। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट हम सॉइल मैकेनिक्स में यूज करते हैं। ट्राइएक्सियल टेस्ट क्या चीज़ के लिए? तो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ के लिए, शियर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, टू नो द शियर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट अंडर ऑल ड्रेनेज कंडीशन, अंडर ऑल ड्रेनेज कंडीशन। ड्रेनेज कंडीशन क्या होता है? ड्रेनेज कंडीशन क्या होता है? ड्रेनेज कंडीशन होता है UU, CU, CD। UU अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ठीक है। CU होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, CD होता है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। तो जब UU केस करोगे आप तो उसमें ड्रेनेज अलाउड होगा? नहीं, नो ड्रेनेज अलाउड। तो मैं इस केस के लिए लिख रहा हूँ नो ड्रेनेज अलाउड, ठीक है। UU केस में अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है तो इसमें कोई भी ड्रेनेज अलाउड नहीं होगा। कंसोलिडेटेड
अनड्रेन टेस्ट, इसमें ड्रेनेज अलाउ होगा तभी तो कंसोलिडेशन होगा, तो इसमें ड्रेनेज अलाउड होगा और इसमें भी ड्रेनेज अलाउड होगा। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में भी अलाउ होगा और कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में भी अलाउड होगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्राई एक्सेल टेस्ट। ओके, तो अब इसमें जो स्पेसिमेन यूज करते हैं दैट इज सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, उसका लेंथ टू डाया का जो रेशियो होता है वो 2:2.5 होता है। क्या होता है? 2:2.5, तो मैक्सिमम 2.5, सो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द फाउंडेशन दैट इज यूज्ड व्हेन द सॉइल मास इज सफिशिएंटली इरेक्टिक। सफिशिएंटली इरेक्टिक का क्या मतलब होता है? इरेटिक, सफिशिएंटली इरेटिक। सफिशिएंटली इरेटिक का मतलब हुआ कि देयर इज वेरिएशन इन द बियरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब हुआ वेरिएशन इन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल के बियरिंग कैपेसिटी में वेरिएशन। ठीक है, कहने का मतलब इसको और ये करके लिख सकते हो कि इंडिविजुअल फुटिंग टू लार्ज। ठीक है, तो इंडिविजुअल फुटिंग टू लार्ज और क्लोज होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस तरह के केस में सफिशिएंटली इरेटिक हो, बहुत बियरिंग कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? मैट फाउंडेशन। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? इफ ए मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ 50 mm इज परमिटेड फॉर ए राफ्ट। क्या क्या कह रहा है? राफ्ट के लिए 50 mm परमिशिबल सेटलमेंट है, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होगा? तो ये परमिशिबल है। ठीक है, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है? डिफरेंशियल सेटलमेंट जितना परमिशिबल होता है, यानी मैक्सिमम परमिशिबल डिवाइडेड बाय 2, तो 50 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 25 mm। तो 25 mm इसका आंसर, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। इसमें एक आईएस कोड रिकमेंडेशंस है, ठीक है, कि टोटल परमिसिबल स्ट्रेस, टोटल परमिसिबल सेटलमेंट, मैं इसको लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो इसमें देखिए, टोटल परमिशिबल सेटलमेंट, आइसोलेटेड फुटिंग अगर है आपका और सॉइल क्ले है तो 65 mm मैक्सिमम परमिशिबल होता है, और सैंड है तो 40 mm मैक्सिमम परमिशिबल होता है। अगर आपका राफ्ट फुटिंग है, क्ले है, तो 65 से 100 mm, यानी मैक्सिमम कितना हो गया? 100 mm। और अगर सैंड है तो 40 से 65 mm, यानी मैक्सिमम कितना होगा? 65 mm। तो राफ्ट में मैक्सिमम 100 mm और 65, 100 mm किसमें? क्ले में, और सैंड में 65 mm। परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट की अगर बात करें, आइसोलेटेड फुटिंग में 40 mm मैक्सिमम क्ले के केस में, और सैंड के केस में 25 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फुटिंग आर शोन इन फिगर। इसमें कह रहा है द फिगर कोरस्पॉन्ड टू, ये फिगर क्या दिखाता है? द फिगर कोरस्पॉन्ड टू, पहला ऑप्शन है रिजिड फुटिंग ऑन ग्रेनुलर सॉइल, सही बात है, रिजिड फुटिंग में ही आपका इस तरह के वो बनेंगे। ये प्रेशर है, एक्चुअली प्रेशर का शेप क्या होगा, कॉन्टैक्ट प्रेशर की बात कर रहा है, कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट की बात कर रहा है, कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट। तो रिजिड फुटिंग में भी होगा, फ्लेक्सिबल में तो आपका इस टाइप का नहीं बनेगा, तो फ्लेक्सिबल वाला तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, दोनों कट गए। रिजिड फुटिंग ऑन कोहेसिव सॉइल, तो जो कोहेसिव सॉइल होता है उसमें इस तरह का शेप बनता है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये होता है कोहेसिव सॉइल।
कोहेजिव सॉइल। तो ये किसके लिए है? ग्रेनुलर सॉइल के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनुलर सॉइल या सैंड कह सकते हो। तो सैंड के केस में ऐसा प्रेशर डायग्राम यानी कॉन्टैक्ट प्रेशर का बनता है, और कोहेजिव सॉइल यानी क्ले के केस में इस टाइप का शेप बनता है। ठीक है, सी शेप में आप ध्यान रखेंगे। तो ये होता है कोहेजिव के लिए, ये होता है सैंड के लिए। ए फॉर आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर subjected to a point load at mid span the value of collapse load। propped cantilever क्या होता है? एक साइड फिक्स हो, दूसरे साइड आप प्रॉप कर दीजिए, इसको कहते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ये कह रहा है कि मिड स्पैन पे एक पॉइंट लोड लग रहा है पी यू, यानी L/2 इधर भी L/2 इधर भी। तो इसका जो वो बनेगा आपका डायग्राम वो लाइक दिस, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे कोई भी हिंज फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे हिंज फॉर्म होगा एक प्लास्टिक हिंज MP। यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये अगर थीटा है और ये डेल्टा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? एक तो ये थीटा, तो ये थीटा, और ये थीटा, तो ये थीटा। तो यहाँ पे भी एक्ट करेगा क्या? MP। तो हम क्या करते हैं? इंटरनल वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं। तो इंटरनल वर्क डन क्या होगा? देखिए MP थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? MP थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? PU इंटू ये डेल्टा इक्वल टू ये L/2 है आपका, ये भी L/2, तो L/2 थीटा, L/2 इंटू थीटा होता है ना। ये डेल्टा की वैल्यू क्या है? L/2, ये एंगल थीटा, तो L/2 थीटा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2MP तो कितना हो जाएगा? 3MP थीटा इज इक्वल टू PU इंटू L/2 थीटा विल गेट कैंसल। तो हमको PU की वैल्यू निकालना है। PU इज इक्वल टू क्या हो जाए? 3 दूना 6 यानी 6MP/L, 6MP/L। डी इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक आर्च। कह रहा है कि एक पैराबोलिक आर्च है, मान लीजिए इसका लेंथ क्या है आपका? L है, और ये कोऑर्डिनेट है, इधर आपका Y है, इधर आपका X जा रहा है। तो यहाँ पे हम कहीं पे अगर निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? X, और ये कितना हो जाएगा? Y। ठीक है, तो इसका जो आप पैराबोलिक इक्वेशन निकल के आ जाता है y इज इक्वल टू 4h/L² इंटू L माइनस एक्स, ये आता है इसका। तो आप क्वेश्चन के थ्रू देखिए, y इज इक्वल टू 3h, ये कट गया, y इज इक्वल टू 8h, ये कट गया, y इक्वल टू 4h/L² इंटू L माइनस एक्स। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 25, इन ऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय। अगेन मैं आपको याद दिलाऊं कि जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला हूं मैं अपने चैनल पे, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको 1 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने में। ये इनऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी यानी ये फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। और फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन जैसे आप वहाँ पे पढ़ेंगे, मैं बता रखा हूँ, ये डिपेंड करता है लिक्विड लिमिट पे। लिक्विड लिमिट लेस देन 35%। इसमें आता है 3 कैटेगरी। ठीक है, तो लो कंप्रेसिबिलिटी के अंदर तो क्या आ जाएगा इसमें? अगर आप वैसे जाएं तो इसमें आएगा, सॉरी ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, Cl, Ml, OL 3 आता है। C4 इनऑर्गेनिक क्ले, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, L फॉर लो कंप्रेसिबिलिटी। तो सारे में जो L है वो लो कंप्रेसिबिलिटी को दिखाता है। M क्या हो गया? इनऑर्गेनिक सिल्ट की बात कर रहा है। O क्या हो गया? ऑर्गेनिक सिल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ क्या हुआ? लो कंप्रेसिबिलिटी का। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक क्ले, ये हो गया इनऑर्गेनिक सिल्ट, ये हो गया ऑर्गेनिक सिल्ट। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है? इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय। इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा? सी यानी सिल्ट, M, C फॉर चेन्नई, ML हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी।
ठीक है। इसी में अगर आप 35% से 50% में जाएंगे तो उसमें आपका आता है CI, MI और OI। तो यहाँ पे जो है मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, I फॉर मीडियम कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहा है। और उसी में जब 50% से ज़्यादा आएगा WL की वैल्यू, मतलब लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% केस में क्या आ जाएगा, CH, MH, OH। अगेन C फॉर इनऑर्गेनिक क्ले, ये इनऑर्गेनिक सिल्ट, ये इनऑर्गेनिक सिल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ये O फॉर ऑर्गेनिक सिल्ट की बात कर रहा है। तो C फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26, ए लोड W इज मूविंग ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। ये तो सबसे सिंपल है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, W लोड मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से, है ना, ऐसे लिखिए इसको, ये W लोड है, ऐसे व्हील लगा हुआ है, ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि 0.4L पे, 0.4L फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से मान लीजिए यहाँ पे टोटल लेंथ L है, 0.4L पे ये आया तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब आपको ILD अगर मैं बताया हूँ पिछले जो मॉडल 1 है उसमें ILD में 2-3 क्वेश्चन लिया हूँ, तो इसका ILD बनेगा इस तरह का। तो आपको ये ऑर्डिनेट निकालना है, ये ऑर्डिनेट क्या था, WAB/L। तो AB यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4, तो इधर कितना बचा, अगर ये 0.4 है तो ये वाला पार्ट 0.6 बचा, तो 0.4 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, यानी 0.24, और L इंटू एल डिवाइड बाई L² कैंसिल, तो 0.24 इसका ऑर्डिनेट हो गया 0.24। तो इस पे लोड आ रहा है W, ये लोड कितना है W, तो W को इस ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो 0.24 इंटू WL, तो कहाँ चला गया ये 0.24 इंटू WL, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, B फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 27, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन। ये रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं कि ब्लॉक फाउंडेशन है तो उसके डिग्री ऑफ फाउंडेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं ब्लॉक फाउंडेशन, मशीन टाइप फाउंडेशन में, ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन में। तो 6 होता है, D फॉर करेक्ट दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 6 क्या क्या होते हैं तो मैं बताऊं आपको, ऐसे तो समझे इस केस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो इसमें से जो 3 होता है वो होता है ट्रांसलेशन का, और जो 3 होता है ये होता है रोटेशन का। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में 3 कौन कौन से होंगे, एक हो जाएंगे आपके वर्टिकल मतलब जेड एक्सिस, दूसरा हो जाएगा लेटरल मतलब एक्स एक्सिस, और तीसरा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल यानी वाई एक्सिस। ठीक है, लेटरल मतलब स्लाइडिंग, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल हो गया आपका उसमें बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड आ जाएगा। और जो रोटेशन में आते हैं 3, वो आपका होता है पहला रोटेशन में जो आएगा 3, पहला हो जाएगा आपका पिचिंग, दूसरा हो जाएगा आपका रॉकिंग, तीसरा हो जाएगा आपका यॉविंग। ठीक है, तो यॉविंग यानी वर्टिकल जेड एक्सिस के अलोंग, रॉकिंग यानी वाई एक्सिस के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और पिचिंग यानी एक्स एक्सिस के तरफ। ठीक है, तो पिचिंग, रॉकिंग, यॉविंग ये 3 रोटेशन में, और 3 वर्टिकल, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल ये 3 आपका ट्रांसलेशन में। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28, द बेस टेंशन मेंबर सेक्शन विल बी। बेस टेंशन मेंबर सेक्शन क्या होता है कि एक गसेटेड प्लेट है, जब आप एंगल सेक्शन बैक टू बैक इसमें लगा देते हैं, ठीक है, तो टेंशन मतलब एक्सियल, एक्सियल लोड लेगा, तो बैक टू बैक हम लगाएंगे डबल एंगल सेक्शन जो बैक टू बैक आएगा अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट, बैक टू बैक अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट। ये आपका गसेट प्लेट है, ये आपका एंगल है, एंगल सेक्शन, इधर भी आपका एंगल सेक्शन है। इसको अगर दूसरे डायरेक्शन में देखें तो इस तरह से आएगा, ये गसेट प्लेट और इसमें वो लगा रहेगा सेक्शन।
ठीक है, तो इसका डी C4 करेक्ट, चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल एंगल सेक्शन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेट प्लेट। क्वेश्चन नंबर 29 फॉर लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट, लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट स्टिफनेस मे नॉट बी कोरिलेटेड विथ फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं, स्टिफनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। स्टिफनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली तो होता नहीं है। स्टिफनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लेक्सिबिलिटी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टिफनेस क्या होता है कि स्टिफनेस होता है जब हम यूनिट फोर्स लगाते हैं, ठीक है, 1 किलोन्यूटन लोड के लिए कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। और इसी को फ्लेक्सिबिलिटी में अगर हम बात करें तो जब हम यूनिट रोटेशन देते हैं या यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं, मान लीजिए 1 का डिस्प्लेसमेंट दिया तो हमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड टू हाउ मच फोर्स required to unit displacement, and stiffness is how much displacement is required for unit load. Okay, so this is the relation between this is the fundamental definition of stiffness and flexibility. Stiffness is denoted by K, flexibility is denoted by F, and the relationship between stiffness and flexibility is inversely proportional. And one more point is stiffness is always depend on material properties. Material properties like Young's modulus of elasticity and geometry of the structure. Geometry of the structure. Okay. Now come to the last question of today's lecture, that is question number 30. This is also very important, not last but not least. If the strain energy absorbed in a cantilever beam in bending under weight is x times greater than strain energy absorbed in an identical simply supported beam in a bending under its own weight, then the magnitude of x is, ये कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है, तो मान लो ये कैंटिलीवर, तो स्ट्रेन एनर्जी कैंटिलीवर के लिए जितना होगा दैट इज इक्वल टू x टाइम स्ट्रेन एनर्जी इन सिंपली सपोर्टेड। तो x की वैल्यू क्या होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। तो अब आप निकाल लीजिए, कैंटिलीवर में स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है, स्ट्रेन एनर्जी होता है इंटीग्रेशन ऑफ m स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू dx। तो m हम जब कैंटिलीवर में निकालेंगे तो मान लिए कि इस बीम का सेल्फ वेट है W, W क्या है, सेल्फ वेट है, इस बीम का सेल्फ वेट है W। तो यहाँ से x पे हम मोमेंट निकाल लेंगे तो हमारा mxx निकल जाएगा। तो mxx इज इक्वल टू क्या होगा, W इंटू x बाय 2। तो ये हो जाएगा WX स्क्वायर बाय 2। तो इसमें पुट कर दो 0 to L, तो m की वैल्यू क्या करोगे, WX स्क्वायर, ये माइनस में होता है जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, ये हॉगिंग होगा तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस डाल दो, तो माइनस WX स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू EI इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा, W माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, तो W स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 इंटू 2 यानी 8 EI, इसको मैं बाहर ले लिया तो 0 to L, यहाँ क्या बच गया x रेज़ टू 4 इंटू dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 EI इंटू x रेज़ टू 5 बाय 5 इंटू ये 0 to L। तो ये निकल के आएगा आपका W स्क्वायर x के जगह L रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय 8 पंचे 40 40 EI। तो W स्क्वायर इंटू L रेज़ टू 5 अपन 40 EI, ये आया कैंटिलीवर के केस में। सॉरी। और इसी तरह से अब मैं यहाँ आपको निकाल के दिखाता हूँ सिंपली सपोर्टेड के केस में। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका भी मैं ये ले लेता हूँ। हाँ, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में मान लीजिए इसका सेल्फ वेट है W, तो ये निकल के क्या आएगा, WL/2, ये WL/2, सेल्फ वेट के कारण रिएक्शन निकल के आएगा। यहाँ पे x पे मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो mxx क्या हो जाएगा, WL/2 इंटू x माइनस, और ये सेल्फ वेट के कारण W इंटू x/2, तो क्या आ जाएगा, WL(x/2 माइनस WX स्क्वायर बाय 2। फिर इसको पुट कर दो, तो U इज इक्वल टू
0 to L m स्क्वायर यानी WL(x/2 माइनस WX²/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इंटू dx। तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए W/2 W/2, तो W² होल स्क्वायर है डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी 8 हो जाएगा ये भी। सो W²/8EI W²/8EI ये आ गया बाहर और अंदर क्या चला गया 0 to L LX माइनस x², इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा L² x² माइनस 2L x इंटू x² x³ प्लस x² का स्क्वायर यानी x⁴ यानी a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ये हो गया इंटू dx। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट W²/8EI और यहाँ पे L² x² यानी L² x का x³/3 माइनस 2 इंटू L x⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस x⁵ डिवाइडेड बाय 5 0 टू L W/8EI और इसको जब आप करोगे सबका एलसीएम लोगे तो ये निकल के आएगा 4 × 12 ये निकल के आएगा। अच्छा ये 2 कट जाएगा ना, ठीक है। तो 5 × 15 दूना 30, ये सब का एलसीएम निकल के आएगा आपका 30 और 10 × 30, तो ये कितना हो जाएगा L यहाँ पुट कर देंगे तो L⁵, तो L⁵ को हम बाहर ले आए, L⁵ को मैं बाहर ले आया, ठीक है। सब में L⁵ आ जाएगा, L⁵ को मैंने बाहर ले लिया। तो 10 × 30 10 माइनस 15 दूना 30 15 प्लस 6 × 5 30 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 6 16 में से 15 यानी 1/30। तो ये निकल के आ जाएगा WL⁵ अपॉन 30 इंटू 8 8 × 24 यानी 240 EI WL⁴ अपॉन 240 EI, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिए जो हमारा इक्वेशन था, कैंटिलीवर के कारण x इंटू सिंपली सपोर्टेड के कारण। तो कैंटिलीवर में कितना निकल के आया था आपका WL⁵ अपॉन 40 EI इज इक्वल टू x टाइम्स, इसमें क्या निकल के आया W² है, यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज़, ये W² है, ये W² है, ये सब चीज़ें नहीं छोड़ना है। सो W² L⁵ डिवाइड 48, यहाँ आपका आया था W²/240 आया था ना 240 L⁵ अपॉन EI। सो EI कैंसिल, 6 × 24 ये 6 मर्त में कट जाएगा, W² L⁵ सो x इज इक्वल टू 6, तो 6 टाइम्स हो जाएगा। कैंटिलीवर जो होगा वो 6 टाइम्स होगा सिंपली सपोर्टेड का, यानी कैंटिलीवर में स्ट्रेन एनर्जी 6 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ सिंपली सपोर्टेड। ओके, सो कैंटिलीवर का कहाँ गया हमारा, हाँ कैंटिलीवर में जो होगा x 6 आया, D इसका दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड। तो स्ट्रेन एनर्जी कैंटिलीवर में हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा, 6 टाइम्स होता है सिंपली सपोर्टेड का। तो जिसका जितना बेंडिंग मोमेंट होगा उसका उतना ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी होगा, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड में बेंडिंग मोमेंट कम होता है कंपेयर टू कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में ज़्यादा होता है बेंडिंग मोमेंट। अगर आप वैसे भी देखें तो उसमें माइनस हो गया था ना, मतलब 1 + 1 माइनस करके घट गया था, इसमें डायरेक्टली WX²/2 आ गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D4। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे लगेंगे, नेट 1 घंटे का लेक्चर हो गया। सो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको और लाइक करें, शेयर करें लोगों से, ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो, हमें भी मोटिवेशन मिले, तो हम आपको और अच्छे से इसके बारे में बता पाएँ और क्वेश्चंस ला पाएँ, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।